हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो फरवरी 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर होगा। इसके हम 3 पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर हमने राष्ट्रीय परिदृश्य तक जो है सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक परिदृश्य। और मैगजीन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ जो नए व्यूवर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस मैगजीन का PDF या फिर जितने भी क्रोनोलॉजी मैगजीन्स हैं उनका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RS एंड IAS, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स भी वहाँ आपको अवेलेबल होंगे, जो आपके मेंस में, चाहे आप RS मेंस दें चाहे UPSC मेंस दें, तो उसमें आपके लिए जो है मेरे हिसाब से काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। वो आर्टिकल्स भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और जितने भी UPSC या RS से रिलेटेड किताबें हैं उनका PDF भी मैंने वहाँ पे अवेलेबल कराया है, तो आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम ID है स्टडी फॉर RS एंड IAS, वहाँ पर जाकर के हमें बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन आपके लिए अवेलेबल है ही। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो मैगजीन से रिलेटेड या फिर स्टडीज़ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पर हमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो आर्थिक परिदृश्य के ऊपर। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है चीन की 2 कंपनियां अमेरिकी आर्थिक ब्लैकलिस्ट में शामिल। देखिए, चाइना की 2 कंपनियां हैं जिनको कि ब्लैकलिस्ट किया है USA ने। पहली कंपनी का नाम जो है वो है चाइनीज़ नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन। इसके ऊपर आरोप ये लगाया है कि इसने दक्षिणी चीन सागर, जिसको आप साउथ चाइना सी कहते हैं, वहाँ पर ये जो है अपने पड़ोसियों को डराने और PLA यानी पीपल लिबरेशन आर्मी, ये चाइना की है पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके लिए एक एजेंट का काम करता है, धमकाने वाले एजेंट का काम करता है। हाँ, फिर जो है दूसरी इसकी है चीनी सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी स्कायराजॉन। इसको जो है मिलिट्री एंड यूज़र के तौर पर जो है ये कार्य कर रहा है। इस सूची में इसको शामिल किया गया है। और स्कायराजॉन पर आरोप ये लगाया गया है कि यह कंपनी विदेशी सैन्य प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण यानी इंडिजनाइजेशन ऑफ फॉरेन मिलिट्री टेक्नोलॉजी कर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और विदेशी नीति के हितों के लिए खतरा बनी हुई है। ठीक है, तो इन 2 कंपनियों को इन्होंने ब्लैकलिस्ट किया है। थोड़ा साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है उसको एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो एक मैप है इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है वियतनाम है। यहाँ म्यांमार से शुरू के वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सारे क्षेत्र हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये डैशेस जो लगे हुए हैं यहाँ पे, इसको 9 चाइना अपनी 9 डैश लाइन बताता है। और चाइना कहता है कि ये साउथ चाइना सी का जो पोर्शन है ये हमारा है। ठीक है, चीन एक साम्राज्यवादी देश है, आपको पता ही है, तो सीमाओं का अतिक्रमण करना जो है वो उसके फितरत में ही शामिल है। यहाँ देखिए पार्सल आइलैंड्स, स्कार्बो आइलैंड्स और स्पार्टले आइलैंड्स, इन 3 आइलैंड्स का नाम ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि आइलैंड्स कहाँ पर है, तो ये साउथ चाइना सी के अंदर है। फिलीपींस जो है इसको ऊपर, फिलीपींस ने भी जो है चाइना के ऊपर इस सीमाओं के अतिक्रमण को लेकर के केस दायर कर रखा है। देखिए, एक अपन ने UNCLOS ये यूनक्लोस के बारे में पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो समुद्री सीमाएं होती है उसको निर्धारित किया जाता है। जैसे कि अगर 12 नॉटिकल माइल्स, जैसे अगर मान लीजिए भारत है, ठीक है, भारत में यहाँ पर दोनों तरफ समुद्र है, तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स जो क्षेत्र होगा ना, इसमें तो हमारा पूरा जो है हमारी अथॉरिटी रहेगी। इसके आगे जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ जैसे रिसर्च वर्क हो गया, ठीक है, मैरीटाइम रिसर्च अगर अपने को करना है, या फिर उसका जो है कोई भी उसमें मिनरल्स वगैरह है उसकी फाइंडिंग करना है, तो ऐसी चीज़, उसका मतलब आप पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, आपका पूरा अधिकार उस क्षेत्र पर नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यानी कि कई क्षेत्रों का उस पर अधिकार माना जा सकता है, सबके लिए वो इक्वली जो है यूजेबल होता है। तो चाइना जो है वो यहाँ पर कहता है कि ये जो एरिया है साउथ चाइना सी का, ये तो हिस्टोरिकली रूप से ही हमारा है। ठीक है, इसलिए इसने यहाँ पर जो है, इस पर आरोप लगता है कि इसने यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड्स को डेवलप किया है। ठीक है, कृत्रिम रूप से जो है इसने द्वीप यहाँ पर बनाए हैं खुद के। और ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो है तेल और नेचुरल गैस के बहुत सारे रिजर्व्स जो हैं यहाँ पर है साउथ चाइना सी में, उन पे कब्जा करने के लिए चाइना ऐसी हरकतें करता है। तो इसीलिए यहाँ की जो ये कंपनी है जिसका नाम है चाइनीज़ नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन, इसके ऊपर जो है इस प्रकार का आरोप लगा करके और अमेरिका के अंदर इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। तो दोनों कंपनियों का नाम आप ध्यान रखिएगा कि इनको ब्लैकलिस्ट किया गया है अमेरिका द्वारा। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम धातु की संभावना। तो देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने वेनेडियम नाम की जो धातु है उसको जो है अभी फाइंड आउट किया है कि वहाँ पर यानी अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है इसके हमारे क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर ये जो है एलिमेंट फाइंड आउट होता है। तो देखिए, अगर आपने जो है केमिस्ट्री के अंदर यानी रसायन शास्त्र में हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें वेनेडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर आता है 23। ठीक है, और इसका सिंबल होता है V।
तो ये जो है देखिए जीएसआई के बारे में भी बता देती हूँ। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर और इसके 6 रीजनल सेंटर भी हैं, क्षेत्रीय सेंटर्स भी हैं, जो कि लखनऊ, नागपुर, एक जयपुर में भी है, एक कोलकाता में खुद में है, तो ये आप देख लीजिएगा, और एक शायद हैदराबाद में है। तो ये 6 सेंटर्स भी हैं इसके। तो ये क्या करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम ही यही होता है, जो वेरियस जो हमारे प्लेसेस है वहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्सेज की रिसर्च करना। तो अब देखिए जीएसआई को अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले के डिपो और तमांग क्षेत्रों में पैलियो पोट्रेरोजोइक युग की कार्बोनियस फाइलसाइट चट्टानों में इस धातु के भंडार जो हैं वो मिले हैं। राज्य के सुबनसिरी जिले के सयाडीड और फोप क्षेत्रों में इस धातु के पाए जाने की संभावनाएं हैं। इस धातु के तत्व काराहंडी में पर्लिन संग्राम, पक्के के सांग जिले और पश्चिम सियांग में कालामटी सियांग जिले में काइंग और पश्चिम कामेंग में कलकटांग में भी पाए गए हैं। तो इतने सारे तो जिले याद नहीं रहेंगे, बेसिकली इतना याद रहना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में इसके जो है मिले हैं, मतलब जो क्या कहते हैं, यहाँ से जो है इसके भंडार होने की, धातु के भंडार होने की संभावना है। यह देश में वेनेडियम के प्राथमिक निक्षेप पर पहली रिपोर्ट है और अरुणाचल में संभावित उपलब्ध यह खनिज भूगर्भीय रूप से चीन के स्टोन कोल वेनेडियम के समान है। यह 16% तक के निश्चित कार्बन तत्व के साथ ग्रेफाइट से जुड़ा हुआ है। तो ये भी चलो इन्फॉर्मेशन ही है, कुछ विशेष चीज़ है नहीं। इसका यूज़ देख लेते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो देखिए वेनेडियम का जो उपयोग है वह मुख्य रूप से लोहे व इस्पात उद्योग में एक मिश्र धातु के रूप में तथा एरोस्पेस उद्योग में प्रयोग की जाने वाली टाइटेनियम एवं एल्यूमिनियम मिश्र धातु को स्थिरता प्रदान करने के लिए जो है वो किया जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज़ क्या है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार जो है चाइना में है और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इसके भंडार उपलब्ध है, यानी कि हम तो जो है इसका इम्पोर्ट ही करते होंगे। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए, गूगल ने फिटबिट का अधिग्रहण जो है वो पूरा किया है। फिटबिट क्या है, तो देखिए फिटबिट जो है एक जो है क्या कहते हैं उसको, फिटनेस उपकरण बनाने वाली एक कंपनी है और इसका जो है अधिग्रहण जो है वो किसने किया है, गूगल ने किया है। तो इसके साथ ही गूगल जो है फिटनेस टेक सेक्टर के अंदर भी जो है प्रवेश करने जा रहा है। और फिटबिट कहाँ की कंपनी है, तो ये यूएसए की कंपनी है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, निक्सी ने दिया भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन का प्रस्ताव। निक्सी ने दिया भारतीय भाषाओं में फ्री डोमेन का प्रस्ताव। निक्सी का फुल फॉर्म है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक एनजीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी। तो इसमें देखिए कि इसने घोषणा की है कि IN डोमेन के साथ पंजीयन कराने वाले प्रत्येक आवेदक को अपनी पसंदीदा 22 आधिकारिक यानी ऑफिशियल भाषाओं में से किसी एक में निःशुल्क इंटरनेशनल डोमेन नेम का ये जो है विकल्प प्रोवाइड कराएगा। तो ये इसकी तरफ से घोषणा है। तो ये एक तरीके से इंटरनेट का उपयोग जो है बढ़ाने के लिए और उसमें टेक्नो फ्रेंडली लोगों को बनाने के लिए जो है ये किया गया है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में अगर डोमेन वगैरह नेम लेगा इंसान तो उसके लिए सहूलियत होगी इंटरनेट को यूज़ करने के लिए। उक्त पेशकश उन वर्तमान उपयोगकर्ताओं के लिए भी है जो जनवरी 2021 के महीने में अपने डोमेन का नवीनीकरण करवाएंगे। तो देखिए निक्सी द्वारा यह प्रस्ताव भारत डोमेन नाम को अपनाने और स्थानीय भाषा की सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, निक्सी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2003 से कार्यरत एक गैर लाभकारी संगठन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेट एक्सचेंज जैसी गतिविधियों के माध्यम से भारत के नागरिकों को इंटरनेट तकनीक का प्रसार करने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, केरल व्यावसायिक सुगम्यता सुधार करने वाला 8वां राज्य बना। तो ये व्यावसायिक सुगम्यता क्या होती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे ज़्यादा सुधार करके जो है केरला जो है इसको लागू करने वाला 8वां राज्य बन गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा के जो व्यय विभाग है उसके द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। एक तो वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट होती है और एक हमारा जो वित्त मंत्रालय जारी करता है वो रिपोर्ट होती है। तो इन सुधारों को लागू करने से केरल जो है खुले बाजार की उधारी के माध्यम से इतने करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए पात्र राज्य हो गया है, जिसकी अनुमति भी व्यय विभाग ने दी है। तो देखिए इससे होगा क्या कि सीधी सी बात है कि कोविड-19 के चक्कर में जो है हमारी इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये इसके जो ओपन मार्केट बोरोइंग के माध्यम से ये जो इतने अतिरिक्त जो वित्तीय संसाधन जुटाएगा उससे क्या होगा, स्टेट की इकोनॉमी को और भी ज़्यादा डेवलप करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो इस विशेष व्यवस्था का आधा भाग राज्यों द्वारा किए जाने वाले नागरिक केंद्रित सुधारों से जोड़ा गया, जिनमें एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली, व्यावसायिक सुगम्यता, शहरी स्थानीय निकाय उपयोगिता सुधार तथा विद्युत क्षेत्र सुधार इन सब में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, कोयला मंत्रालय के सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल का क्या मतलब होता है, जहाँ पर एक ही जगह जो है आपके सभी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं। अभी जो है एक वो मैक्सिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट का जो नारा दिया गया है, उसमें सबसे मुख्य बात यही है कि आप जो है सभी चीज़ों को ऑनलाइन कीजिए, और ऑनलाइन भी वो इतनी ईजिली हो जाए कि जो है ऑफिस में जाने की आवश्यकता ही ना रहे। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय जो गृह मंत्री है, उन्होंने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल का जो शुभारंभ किया है। तो इससे जो होगा कि जितने भी जरूरी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने और मंजूरियां दिलाने को की प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा जो इसको शुरू किया गया है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस दृष्टिकोण को यह मजबूती प्रदान करेगा। और वर्तमान में देश में कोयला खदान शुरू करने के लिए 19 बड़ी औपचारिकताओं को मंजूरी लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, यानी कि 19 ऐसे जो है उसमें पॉइंट दे रखे हैं जिनके आपको पूरा करना पड़ता है, तब जाकर के आप बोली वगैरह लगा सकते हैं। उक्त पोर्टल लॉन्च करने के अलावा देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के 19 सफल बोलीदाताओं को कोयला खदानों का आवंटन भी किया गया है। इससे राज्य को 6,656 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके ऊपर। नेक्स्ट है गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट लॉन्च। देखिए गाय का गोबर कितना इंपॉर्टेंट है, पेंट भी बनता है इससे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और MSME मंत्री नितिन गडकरी ने गाय के गोबर से निर्मित भारत के पहले पेंट यानी रंग को जो है लॉन्च किया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित इस पेंट को खादी प्राकृतिक पेंट का नाम दिया गया है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल गैर विषाक्त पेंट है। यह अपनी तरीके का पहला उत्पाद है, स्वदेशी है। ठीक है, स्वदेशी, गाय स्वदेशी, पेंट भी स्वदेशी, जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण भी समाहित है। तो नेक्स्ट बार जो है डिस्टेम्पर छोड़ो और इसको जो है यूज़ करो। खादी प्राकृतिक पेंट 2 रूपों में उपलब्ध है, एक तो डिस्टेम्पर पेंट और प्लास्टिक इमल्शन पेंट। ओके, फिर है तो देखिए ये जो 2 पेंट है, इनको एक तो BIS का मानक के रूप में भी इसको मतलब वो भी मिल चुका है। खादी प्राकृतिक इमल्शन पेंट BIS 15489, याद नहीं रखना ये, तो ये BIS मानक के अनुरूप है, जबकि खादी प्राकृतिक डिस्टेम्पर पेंट जो है वो भी BIS मानक के अनुरूप जो है बनाया गया है, यानी कि जो है शुद्ध स्वदेशी है, यूज़ करने लायक है। तो इस बार जो है यही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना के संचालन की घोषणा की है। RBI ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के संचालन की घोषणा की है। तो ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड करेगा क्या? तो देखिए हमारे देश में जो POS होता है, पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, यानी कि जो हम क्रेडिट कार्ड वगैरह को यूज़ करते हैं तो उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स होती हैं। तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए जो है ये फंड जो है कार्य करेगा। तो ये फंड जो है Tier 3 और Tier 6 जो सिटीज़ होती हैं, सेंटर्स होते हैं वहाँ पर, प्लस जो आपके नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वहाँ पर भी जो है पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है कार्य करेगा। इसकी अवधि जो है देखिए, इस कोष का संचालन 1 जनवरी 2021 से 3 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा तथा इसे आगे 2 और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड प्रबंधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो की अध्यक्षता में एक सलाहकार परिषद का जो है गठन भी किया गया था। इस निधि के बारे में, इस फंड के बारे में देख लेते हैं। आप समझ तो गए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो जो POS मशीन्स होती हैं इनके लिए कार्य करेगा। तो वर्तमान में जो ये PIDF की कुल निधि जो है 345 करोड़ है, जिसमें RBI का योगदान 250 करोड़ और देश के प्रमुख अधिकृत कार्ड नेटवर्क का योगदान है 95 करोड़। अधिकृत कार्ड नेटवर्क द्वारा कुल 100 करोड़ का योगदान किया जाएगा। इसके अलावा PIDF को कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारी करने वाले बैंकों से भी वार्षिक योगदान जो है वो भी प्राप्त होगा। तो भुगतान अवसंरचना, वित्त का उपयोग भुगतान अवसंरचना को अभिनियोजित करने के लिए बैंकों और गैर बैंकों को सब्सिडी देने हेतु किया जाएगा, जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रासंगिक होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, इसको जारी किया गया है। ये जो सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, ये महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम शीघ्र ही, मतलब इनके द्वारा जो इसको जारी किया गया है। ये जो शीघ्र ही ये भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, इसको ये जारी करेंगे। तो बॉन्ड बेसिकली जो होता है मनी कलेक्ट करने के लिए होते हैं। इसके लिए जो है PCMC और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP इंडिया ने एक समझौते ज्ञापन पर भी जो है हस्ताक्षर किया है।
तो अब इसमें क्या है, SIB यानी सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड को पे फॉर सक्सेस बॉन्ड या पे फॉर सक्सेस फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। एक सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड मूल रूप से सार्वजनिक क्षेत्र प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध है जहां यह बेहतर सामाजिक परिणामों के लिए भुगतान करता है। सामाजिक प्रभाव बॉन्ड अन्य परंपरागत बॉन्ड की तरह पुनर्निवेश जोखिम, ब्याज दर जोखिम या बाजार जोखिम इत्यादि से प्रभावित जो है वो नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, देश की नई विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल जो है उससे लागू होगी। 2021 से जो है इसको लागू किया जाएगा। तो ये देश की विदेश व्यापार नीति है, नई विदेश व्यापार नीति है जो आगामी 5 वर्ष के लिए जो है होगी, यानी 2021 से 2026 के लिए। इस निर्माणाधीन नीति पर विचार करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक जो है वो आयोजित की गई है और इस नई नीति का लक्ष्य है भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापार और निर्यात सेवाओं के निर्यात में समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश को शीर्ष स्थान पर पहुंचाना। देखिए, जो व्यापार नीति है ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको कि जब हम इकोनॉमिक सेक्शन वाला मेंस का पेपर 3 पढ़ेंगे, आई थिंक पेपर 3 में है, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हमको पढ़ना, इकोनॉमी जो हमको पढ़नी होगी तो उसमें हमको विदेश व्यापार जो नीति आएगी, नई नीति आएगी, उसके पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है इसके ऊपर आपके मेंस में क्वेश्चन आ जाए। मैं RS की बात कर रही हूँ तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इस नई विदेश व्यापार नीति में डिस्ट्रिक्ट्स एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव पर बल दिया गया है। यह नीति बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से घरेलू विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के संचालन में सुधार लाएगी। विदेश व्यापार नीति 2015-20 में मेक इन इंडिया पहल को प्रोत्साहित किया गया है। वर्तमान नीति 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक के लिए वैध थी, किंतु कोविड-19 के कारण परिवर्तित परिस्थितियों के मद्देनजर इसे 31 मार्च 2021 तक के लिए जो है विस्तार दिया गया है। नेक्स्ट है, नए भाऊपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन। इसका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू भाऊपुर, न्यू खुर्जा खंड तथा पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संचालन नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। तो देखिए, ये जो आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है, ये जो है इसका ये जो सेक्शन है ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो इसमें ये जो नया इन्होंने सेक्शन बनाया है भाऊपुर खुर्जा सेक्शन, इससे क्या होगा कि मेनली जो आपका जैसे एल्यूमिनियम उद्योग, कांच उद्योग यहाँ पर लिखा है, इन सब के जो भी उत्पादन है उसके लिए नए अवसर को जो है ये खोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हुरून ग्लोबल 500 सूची में 11 भारतीय कंपनियां शामिल। तो हुरून ग्लोबल द्वारा मार्केट कैप के अनुसार विश्व की 500 शीर्ष कंपनियों की सूची जो है वो इन्होंने जारी की है और इस सूची में भारत के 11 निजी यानी प्राइवेट कंपनियां जो है उनको स्थान दिया गया है। इसमें मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज स्थानीय कंपनियों में शीर्ष स्थान पर रही है। हमारे यहाँ से अगर जो 11 कंपनियां हैं उसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो फर्स्ट पे आई है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। सूची में शामिल भारतीय कंपनियां, इस ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज 54वें स्थान पर रही। इसके बाद भारत की दूसरी सबसे अधिक मूल्य वाली कंपनी 73वें स्थान पर रही। इस सूची में भारतीय अन्य कंपनियों में HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, HDFC लिमिटेड, कोटक महिंद्रा, ICICI, ITC, बजाज फाइनेंस व भारतीय एयरटेल भी शामिल रहे हैं। अब देखिए विशेष क्या है, हुरून ग्लोबल द्वारा विश्व भर की 45 सर्वाधिक मूल्यवान लिस्टेड सरकारी कंपनियों की सूची में विश्व की सर्वाधिक नेटवर्थ वाली लिस्टेड सरकारी सऊदी अरब की सऊदी अरामको है। इस मामले में भारत की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को $33 बिलियन के नेटवर्थ के साथ 45वां स्थान जो है वो मिला है। नेक्स्ट हम जो समअप न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अडानी समूह का AAI के साथ में समझौता, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है जो हमारी अभी वाली सरकार है उसके द्वारा। तो इसी के तहत जो है ये जो अडानी समूह है इसको जो है 6 जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, एक तो है तिरुवनंतपुरम केरला का कैपिटल है त्रिवेंद्रम, फिर है जयपुर राजस्थान और गुवाहाटी असम, हवाई अड्डों के प्रबंधन, परिचालन और विकास कार्यों के लिए जो है ये समझौता किया गया है। इससे देखिए निजीकरण हेतु पहले चरण में 6 हवाई अड्डों के लिए बोली लगाई गई थी। इनमें से सभी 6 हवाई अड्डों का आवंटन अडानी समूह को किया जाना था। अहमदाबाद, लखनऊ और बेंगलुरु हवाई अड्डों को पहले ही इस समूह को सौंपा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर 4% रहने की संभावना व्यक्त की है और भारतीय वित्त वर्ष के लिए यह 6% तक संकुचित रहेगी और 2021-22 में इसके 5.4% की रिकवरी होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट।
नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है जो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है। शहरी सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है। बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए इसे वाणिज्यिक बैंकिंग लाइसेंस जो है वो प्रदान किया है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसके तहत अप्रैल 2021 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू करेगा और SMCB का मुख्यालय जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। लघु फाइनेंस बैंक यानी कि लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, लघु वित्त बैंक बैंकिंग के ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जो भारत सरकार के मार्गदर्शन में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए थे। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को नचिकेत मोड़ समिति द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस पर क्वेश्चन बन जाए। नचिकेत मोड़ समिति, ध्यान रखिएगा। इन बैंकों का उद्देश्य बुनियादी और गैर सेवा वाले वर्गों को बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को निष्पादित करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने, और जिसमें छोटे और सीमांत किसान, असंगठित संस्थाएं और सूक्ष्म और लघु उद्योग शामिल हैं, उनको जो है ये बढ़ावा देने के लिए, उनको जो है बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इन स्मॉल फाइनेंस बैंक को एस्टेब्लिश किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज ड्यूटीज़ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT, इसने जो है टैक्स चोरी की शिकायत दर्ज करने के लिए एक पोर्टल जो है लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑटोमेटेड ई पोर्टल। तो CBDT के अनुसार उसके ई फाइलिंग पोर्टल पर टैक्स चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने संबंधी लिंक को इस दिन ये एक्टिव कर देंगे और उससे क्या होगा, टैक्स इविजन या अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी के साथ ही बेनामी संपत्ति से जुड़ी शिकायतें भी जो है ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकेंगी। इस ऑनलाइन सुविधा में OTP आधारित वैधीकरण, अभी छोड़िए ये सारी फालतू की बातें हैं, बस हमको पोर्टल के बारे में पता होना चाहिए। फिर देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 12 करोड़ के मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली देश की दूसरी कंपनी जो है बन गई है। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 12 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली पहली कंपनी थी। फिर है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, देखिए इसको छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के संगोला में पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप खुद से कर लेंगे और ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रादेशिक परिदृश्य को पूरा करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी हमारे अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हैं और जो भी छोटी मोटी न्यूज़ बच जाएगी इस मैगजीन से रिलेटेड, सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 और वीडियोज़ आएंगे जिसमें हम पूरी मैगजीन को कवर कर लेंगे। जितने भी मैगजीन मैंने अभी अब तक आपको पढ़ाई है उन सबके लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूँगी। ज़रूर से सारे वीडियोज़ को आप देखिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल।